साथ एक और अहम मामला, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला करने के लिए फेटअप का निहायत अहम इजलास 21 से 23 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसी इदारे के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फरवरी 2020 तक की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के इकदामात को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो इकदामात किए थे पाकिस्तान ने उसे नाकाफी करार दिया है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अमली तौर पर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इकदामात भी किए जाते रहे, कानून साजी भी हुई। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि फरवरी तक के ये इकदामात नाकाफी हैं, तो पाकिस्तान को कोई फिक्र करने की जरूरत है? मेरे लिए उसके बाद तो कानून साजी ज्यादा में बेहतर बताएंगे। जो इनहांस्ड इन्होंने अपने फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया है ना, मेरा ख्याल है ये कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरा भी डॉक्टर साहब देखें, ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है ये एफिलिएट है FATF का, उन्होंने बयान दे के बिल्कुल ही अभी तो आप और फिर दूसरा ये कि आप फरवरी के इकदामात जो 8 महीने के पुराने इकदामात है ना, उससे पहले के, उसकी बुनियाद पे आपने फैसला कर दिया। फरवरी के बाद हुकूमत ने जो फैसले किए हैं, लेजिस्लेशन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, जिस तरीके से सारा मामला हुआ उसको उन्होंने बिल्कुल ही नहीं। अब देखें ना, इसके जो 5-6 मेंबर हैं वो कहा जाता है उसमें न्यूजीलैंड, उसमें जर्मनी, उसमें चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने फैसला किया कि जी पाकिस्तान को तंग किया जाए, जबकि पहली मीटिंग में कहा गया था कि जी 44 में से 27 पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने अब अमल किया उस पर। अब लग रहा था कि ये मीटिंग जो है ना, कम से कम ग्रे लिस्ट से निकलने का टाइम आ गया। अब तो ये नया एक बहस छेड़ दिया कि जी अब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा, एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जी आप उसी लिस्ट में रहेंगे? अब क्या हो गया? देखिए, हमारे मेजर नाकाफी थे। 2018 जून में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया। हम 2 साल सोए रहे क्या? जैसे ही उसका सेशन का ऐलान किया जाता है कि अब अक्टूबर में सेशन होने वाला है, लेजिस्लेशन के लिए गए, उस वक्त आप कानून साजी शुरू कर देते हैं। आपने 2 साल, आपको 27 एक्शन प्लान। देखिए, ये बड़े बड़े जो आलमी इदारे हैं, इनके कानून और कायदो कानून जो हैं ये बड़े साफ़ व शफाफ लिखे होते हैं। ये आपको कह रहे हैं कि जी ये 27 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, इसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। कई साल भर गुजर गया, मैं सुन रहा हूँ कि वो 14 के ऊपर अमल दरामद हो गया, वो 13 बाकी रह गए। पार्शली कहते हैं अमल दरामद हुआ, वो 13 के ऊपर भी कुछ अमल दरामद। माजरत के साथ ये इंटरनेशनल अदारे सियासत नहीं करते। हिंदुस्तान के देखें 44 बैंकों ने $1 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस पर कोई नाम नहीं लेता, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। हिंदुस्तान में अब देखें जिस तरीके से आ रहा है टेरर फाइनेंसिंग और ऑपरेट जिस तरह कर रहे हैं NDS के साथ मिलकर, रॉ दहशत गर्दी सारी दुनिया में फैलाना उनका, सेंट्रल एशिया के साथ फॉरेन अफेयर मैगजीन अमेरिका का कितना प्रेस्टीजियस मैगजीन है, उसने भी लिखा है 4 दिन पहले, उसका नोटिस नहीं लेता ये अदारा FATF। ये आपकी तनकीद वाजिब है, ये लेना चाहिए, लेकिन ये हमारा दिफा नहीं बनता। ठीक, पाकिस्तान का दिफा ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के ऊपर ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने अपना दिफा खुद से करना है। देखिए, FATF वाले आपको 3 मेजर्स हैं। पहले देखते हैं कि कानून साजी आप कर रहे हैं। कानून साजी तकरीबन हमने बहुत सारी कर डाली। फिर दूसरे लेवल पे आके वो देखता है कि क्या आपके पास इदारती काबिलियत है, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी की, जो आपने कानून साजी की है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। और फिर इन दोनों का नतीजा, कन्विक्शन रेट, ये 2 जो बाकी वाले मराहिल हैं इसमें हम बहुत कमजोर हैं। वो कहते हैं 10% भी कम है कन्विक्शन 5-6% से फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर जाती ही नहीं है पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि 90-95% लोग जो हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आपके लॉ के लकूना से फायदा उठा के, लॉ के लकूना से फ़ायदा उठा के। और बाकी अब देखिए, फ्यूचर में हमारे वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि शायद हम वाइट लिस्ट पे आ जाएंगे। सून का लफ्ज़ किया जा सकता है, हाउ सून नहीं, लेकिन एहतशाम साहब, देयर इज़ नो सच थिंग एज वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं। अच्छा, FATF की सिर्फ 2 लिस्टें हैं, एक ब्लैक है, ग्रे है, और एक ब्लैक है। तो ये बाय द वे ब्लैक में एक दफ़ा जा चुके हैं, वहाँ से दोबारा निकले हैं, आपको याद होगा, इसाक डार के ज़माने में हुआ है। अच्छा, मुझे याद था कि हम ग्रे में गए थे और ब्लैक में गए, ब्लैक से फिर आए हो। अच्छा, ब्लैक अब बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। मुझे मेरा ज़ाती तजिया ये है कि जब तक 3 ममालिक जो है ना, मलेशिया, चाइना वीटो ना करें, और इसके साथ तुर्की, ये अगर हमारा साथ दें तो हम ब्लैक लिस्ट से बच जाएंगे। लेकिन ग्रे लिस्ट 3 वोट चाहिए। जी हाँ, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें तकरीबन 39 मेंबर्स हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक भी एक मेंबर है। हमें 12 ममालिक, 12 मेंबर्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि मेरा ख्याल है ब्लैक लिस्ट से हम बच जाएंगे,
لیکن گرے لسٹ میں ہی رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر افیکٹ کرے گی ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی, بائلیٹرل ہمارے ایگریمنٹس کو بھی, ہمارے باہر کے ممالک سے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بزنس کرنے کو بھی, کیونکہ یہ تلوار تو لٹکتی رہے گی. اور اوپر سے IMF دیکھیں وہ کیا عاد کر رہا ہے, وہ سٹارٹ ہو گیا پروگرام, وہ بھی $6 بلین کا 2 قسطوں کے بعد وہ بھی نہیں پیسے دے رہے. تو وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی IMF جو آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کیش آپ کو دیتا ہے, وہ بھی سامنے نہیں آ رہے. وہ بھی کہتے ہیں آپ نے ریفارم نہیں کی, انرجی سیکٹر ویسے ہی پڑا ہوا ہے, 2100 روپے کا آپ کا گردشی قرضہ, ریونیو آپ بڑھا نہیں پائے 3.9 ٹریلین کا. وہ کہتے ہیں کبھی بھی آپ نہیں فگر اچیو کریں گے, 3.6 ٹریلین سے زیادہ آپ کا ریونیو نہیں ہوگا. وہ یہ بھی مثالیں دے رہے ہیں. دیکھیے جو شرائط FATF نے ہم پہ لاگو کی ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہمارے اپنے فائدے میں ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں ذرا مشکلات ہیں. ایسا معاہدے کے ساتھ کتنی دہشت گردن تنظیمیں, آپ دیکھیں 200 سے زیادہ پہ پابندی لگی ہے. حافظ سعید ٹائپ کے بندے آج بھی جیلوں میں اندر پڑے ہوئے ہیں, جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا تھا. اب تو میرا خیال ہے وقت آ گیا تھا کہ اسے نکالا جائے. گورنمنٹ نے جو میکسیمم ایفرٹ ہو سکتے ہیں ایک جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے, میرا خیال ہے ہم نے خاصا کام کر دکھایا.